बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा 15th वीक लेक्चर है और टॉपिक है द शॉर्ट टर्म ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। सो स्टार्ट करते हैं जी। अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिपेंड on various features of the labor market. Example include minimum wage law, the market power of union, the role of efficiency, wages, and the effectiveness of job search. So the inflation rate depends on primarily on growth in the quantity of money controlled by the Fed. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो नेचुरल रेट है अनएम्प्लॉयमेंट का वो डिपेंड करता है वेरियस फीचर ऑफ द लेबर मार्केट। बट इन्फ्लेशन रेट जो है वो डिपेंड करता है ग्रोथ इन द क्वांटिटी ऑफ मनी विच इज़ कंट्रोल्ड बाय द फेड। So society faces a short-run trade-off between unemployment and inflation. If policymakers expand aggregate demand, they can lower unemployment but only at the cost of higher inflation. Like society में short run trade-off आता है unemployment और inflation के बीच में। लाइक कभी अनएम्प्लॉयमेंट हो रही होती है, कभी इन्फ्लेशन हो रही होती है। सो अगर पॉलिसी मेकर ये डिसाइड करते हैं कि वो अपनी एग्रीगेट डिमांड को एक्सपैंड कर दें, तो इससे क्या होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट तो कम हो जाएगी, बट एट व्हाट कॉस्ट? डेफिनेटली एट द कॉस्ट ऑफ हायर इन्फ्लेशन। इफ़ दे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीगेट डिमांड, they can lower inflation but at the cost of the temporarily high unemployment. Like अगर वो डिसाइड करते हैं कि जो डिमांड कर्व है उसको एक्सपैंड करने की बजाय कॉन्ट्रैक्ट कर दें, तो इससे क्या होगा कि इन्फ्लेशन तो लो हो जाएगी बट एट द कॉस्ट ऑफ द हायर अनएम्प्लॉयमेंट। लाइक जो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट है ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड करती है एग्रीगेट डिमांड पे। सो अगर एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ की जाती है तो उससे क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट लो हो जाती है बट इन्फ्लेशन जो है वो हाई हो जाती है। लेकिन उसके कन्वर्सली अगर हम देखें कि एग्रीगेट डिमांड को अगर कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो उससे इन्फ्लेशन तो लो हो जाती है बट टेम्परेरीली अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हाई हो जाती है। The Phillips curve illustrate the short-run relationship between inflation and unemployment. So जो short-run relationship है between unemployment और inflation, ये शो होता है जी फिलिप्स कर्व के थ्रू, जिसको हम देखते हैं नेक्स्ट। एक्स एक्सिस पे हमने अनएम्प्लॉयमेंट रेट रखा इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, और वाई एक्सिस पे हमारे पास है इन्फ्लेशन रेट, और ये परसेंट पर ईयर के थ्रू चल रहा है। लाइक कितने परसेंट जो है पर ईयर में इंक्रीज़ हो रहा है। जो बेसिकली फ्लिप्स कर्व है, दिस इज लाइक लुक लाइक का एग्रीगेट डिमांड कर्व, डाउनवर्ड स्लोप है, रिलेशनशिप जो है वो नेगेटिव है इन्फ्लेशन का और अनएम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि बीच में हमने अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में ट्रेड ऑफ की बात की थी। तो अगर हमारे पास इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज़ होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन अगर हम इन्फ्लेशन रेट को कम करने की कोशिश करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, जो कि इस ग्राफ में क्लियरली दिखाया गया है। स्टार्ट में हमारे पास 2% जो था इन्फ्लेशन रेट था पर ईयर, तो हमारे पास जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था दैट वाज 7%। लेकिन हमने क्या किया कि कोशिश की कि अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया जाए, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो इंक्रीज़ हो गया। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड द फिलिप्स कर्व। पहले हमने एग्रीगेट डिमांड के थ्रू देखा, अब डेफिनेटली हम एग्रीगेट सप्लाई को भी ऐड करेंगे। द फिलिप्स कर्व शो द शॉर्ट रन कॉम्बिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन दैट राइजेज एज शिफ्ट्स इन द एग्रीगेट डिमांड curve move the economy along the short run aggregate supply curve. सो अगर एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो मूव करता है लॉन्ग विद द शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, तो इससे जो चेंजेस आते हैं ये हम देखते हैं। द ग्रेटर द एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, द ग्रेटर इज़ द इकानमीज आउटपुट। लाइक अगर एग्रीगेट डिमांड जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज के लिए ज़्यादा होगी, लाइक डिमांड ज़्यादा होगी, तो आउटपुट डेफिनेटली ज़्यादा होगी, क्योंकि उस डिमांड को मीट करने के लिए जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको एक्सपैंड किया जाएगा, उसको फास्ट किया जाएगा कि उस जो डिमांड है उसको मीट किया जाए, तो उसकी बेस पे जो इकानमीज़ की आउटपुट है वो इंक्रीज़ होगी।
एंड द हायर इज़ द ओवरऑल प्राइस लेवल। और इससे क्या होगा, जब आपको पता है कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो इंडिविजुअल डिमांड हो या एग्रीगेट डिमांड हो, जब भी डिमांड इंक्रीज़ होती है तो उसकी प्राइजेज़ जो है इनिशियली वो इंक्रीज़ हो जाती हैं। बट देन जब जो फर्म है या जो इकानमी है वो अपना रेवेन्यू इंक्रीज़ करने के लिए प्रोडक्शन ज़्यादा करती है, आउटपुट ज़्यादा होती है, सप्लाई ज़्यादा होती है, तो देन डेफिनेटली प्राइस जो है वो एक लेवल पे सेटल हो जाती है। सो अ हायर लेवल ऑफ आउटपुट रिजल्ट्स इन अ लोअर लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सो अगर लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज़ होगा तो डेफिनेटली अनएम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आउटपुट जब ज़्यादा होगी, आप प्रोडक्शन प्रोसेस को एक्सपेंड कर रहे हैं, मोर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपको मोर लेबर की ज़रूरत है, लाइक एट द डिफरेंट डेजिग्नेशन। सो जब आपको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी तो वो जो लोग आप इंगेज करेंगे डेफिनेटली वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करने में हेल्प करेंगे। यहाँ पे डायग्राम में हम देखते हैं द मॉडल ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। स्टार्ट में हमारे पास दैट इज़ हाई एग्रीगेट डिमांड, लो एग्रीगेट डिमांड। ये हमारे पास लो एग्रीगेट डिमांड कब है और ये हमारे पास जो है वो हाई एग्रीगेट डिमांड कब है। सो शॉर्ट रन सप्लाई कब, जब यहाँ पे फर्स्ट हम देखते हैं कि इंटरसेक्ट कर रहा है लोअर जो एग्रीगेट डिमांड कब है, तो यहाँ पे हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है दैट इज़ अ 7%। अराउंड हमारे पास जो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट थी वो 7500 थी, और यहाँ पे जो प्राइस लेवल है 102 है। लेकिन अगर डिमांड इंक्रीज़ होती है तो इससे क्या है, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इंक्रीज़ हो रही है, 7500 से क्वांटिटी ऑफ आउटपुट जो है वो 8000 पे चली गई है। तो यहाँ पे बेसिकली इस टाइम पे हम एक्स एक्सिस पे जो शो कर रहे हैं वो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट शो कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट डेफिनेटली जो है वो कम हो जाएगा और प्राइस लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ग्राफ की सूरत में, तो हमारे पास ये देखें जो कर्व आ रहा है वो डेफिनेटली डाउनवर्ड स्लोप है। स्टार्ट में हमारे पास जो है इन्फ्लेशन रेट वो 2% है और हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 7% है। तो अब हमारी आउटपुट ज़्यादा हुई तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 4% हुआ, बट उसकी वजह से क्या हुआ कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो इंक्रीज़ हो गया। So shift in the Phelps curve, the role of expectations. The Phelps curve seems to offer policymaker a menu of possible inflation and unemployment outcomes. जो Phelps curve है इसके थ्रू पॉलिसी मेकर्स को काफ़ी हिंट मिलता है, प्लॉट मिलता है कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनके थ्रू जो इन्फ्लेशन है या अनएम्प्लॉयमेंट है इसको कंट्रोल किया जा सकता है या इनकी जो आउटकम्स हैं इनको चेंज किया जा सकता है। So in the 1960, Friedman and the Phillips conclude the inflation and unemployment are unrelated in the long run. As a result, the long run Phillips curve is vertical as the natural rate of unemployment, and monetary policy could be effective in the short run but not in the long run. 1960s की बात हो रही है कि फ्रेडमैन एंड जो फिलिप्स हैं उन्होंने क्या किया था कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को कंक्लूड करने की कोशिश की थी दैट आर अनरिलेटेड इन अ लॉन्ग रन। ओके, वो जितने भी डिस्कशंस हैं ये शॉर्ट रन में हो रही हैं कि इंटर रिलेटेड हैं, इन ट्रेड ऑफ चल रहा है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का, बट लॉन्ग रन में जो है ये अनरिलेटेड हैं। बट इससे क्या है कि एज अ रिजल्ट द लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व इज़ वर्टिकल। सो जिसकी वजह लॉन्ग रन जो फिलिप्स कर्व है वो वर्टिकल है, सो एट द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज के लॉन्ग रन में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो दैट इज़ द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सो मॉनिटरी पॉलिसी जो है दैट कुड बी इफेक्टिव इन द शॉर्ट रन बट नॉट इन द लॉन्ग रन। जो भी मॉनिटरी पॉलिसीज़ होती हैं वो शॉर्ट रन में तो इफेक्टिव होती हैं बट लॉन्ग रन में वो इफेक्टिव नहीं होती। सो अभी हम डायग्राम में देखते हैं कि हमारे पास जो लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व है दैट इज़ अ वर्टिकल। सो हमारे पास स्टार्ट में इन्फ्लेशन जो थी वो लो थी और नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो यहाँ पे है, क्योंकि हमारे पास जो लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व है वो वर्टिकल है, तो डेफिनेटली जो है वो इसी वजह से है क्योंकि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो सस्टेन कर रहा होता है लॉन्ग रन में, उसमें चेंजेस नहीं आते। सो अगर हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो हाई होती है व्हेन द फेड इंक्रीजेज द ग्रोथ रेट ऑफ द मनी सप्लाई द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इंक्रीजेज। जब स्टेट बैंक या फेडरल बैंक क्या करता है कि ग्रोथ रेट जो है वो मनी सप्लाई का इंक्रीज़ कर देता है, तो उसकी वजह से आपको पता है कि मार्केट में जब मनी सप्लाई ज़्यादा होती है तो उससे क्या है कि मनी डीवैल्यू हो जाती है और अल्टीमेटली इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होती है।
मोर इन्फ्लेशन होती है। सो इससे क्या हुआ कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो हाई हो गया और वो बी पे चला गया। लेकिन आप ये देख रहे हैं बट अनएम्प्लॉयमेंट रिमेन एट इट्स नेचुरल रेट इन द लॉन्ग रन, क्योंकि लॉन्ग रन में भी अनएम्प्लॉयमेंट में उस तरह से चेंज नहीं आता और इन्फ्लेशन जो है या मनी सप्लाई उस पर इफ़ेक्ट नहीं कर पाते। यहाँ पे जो लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का जो ताल्लुक है वो कुछ खास नहीं है। लाइक दीज टू बोथ इवल्स आर अनरिलेटेड। सो लॉन्ग रन में नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे बेसिकली जो है वो खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं मॉडल ऑफ द एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई एंड फिल्स कर्व्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास जो फिल्स कर्व है लॉन्ग रन में, दैट इज़ अ लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। सो स्टार्ट में हमारे पास जो एग्रीगेट डिमांड का दैट इज़ AD1 और ये हमारे पास जो है वो नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट है। लाइक जो आउटपुट है वो लॉन्ग रन में ज़्यादा चेंज नहीं होगी। तो इससे क्या है कि अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास P1 प्राइस है। सो अगर प्राइस राइजेज द प्राइस लेवल, दिस इज द P2, तो इससे क्या होगा, डेफिनेटली एग्रीगेट डिमांड जो है वो शिफ्ट हुई है एंड इंक्रीज इन द मनी सप्लाई इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड। जब मनी की सप्लाई में इंक्रीज आएगा तो डिमांड जो है वो आपकी शिफ्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हुई है। सो इस तरह अगर हम इसके जो इफ़ेक्ट हैं वो फिल्स कर्व पे देखें, लॉन्ग रन फिल्स कर्व पे, तो जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो डेफिनेटली जो है वो कंसिस्टेंट रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो न्यूट्रल है। बट जो प्राइस के चेंज होने से जो इन्फ्लेशन है वो डेफिनेटली ज़्यादा हो गई है और उसमें इंक्रीज़ आया एंड इंक्रीज़ इन द इन्फ्लेशन रेट। Expectations and the short run Phillips curves. Expected inflation measures how much people expect the overall price level to change. Like कितने लोग हैं जो कि ओवरऑल प्राइस लेवल में चेंज एक्सपेक्ट करते हैं एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन के साथ। Okay, in the long run, expected inflation adjusts to change in actual inflation. Like long run में जो inflation है, like expected inflation है, उसके तो दिखते हैं to adjust to change in actual inflation. The Fed's ability to create unexpected inflation exists only in the short run. So यहाँ पे फेडरल जो स्टेट बैंक की एबिलिटी क्या है कि टू क्रिएट अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन एग्जिस्ट ओनली इन द शॉर्ट रन, नॉट इन द लॉन्ग रन. So once people anticipate inflation, the only way to get unemployment below the natural rate is for actual inflation to be above anticipated rate. Unemployment rate is equal to natural rate of unemployment minus A into actual inflation minus expected inflation. So this equation relates the unemployment rate to the natural rate of unemployment and actual inflation and expected inflation. यहाँ पे हम डायग्राम में देखेंगे how expected inflation shifts the short run Phillips curve. So start में हमारे पास जो है ये लॉन्ग रन फिल्प्स कर्व है एंड शॉर्ट रन फिल्प्स कर्व विद लो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट रन फिल्प्स कर्व विद हाई एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन. सो हमारे पास जो है शॉर्ट रन में आपको पता है कि जो फिल्प्स कर्व है दैट इज़ अ नेगेटिव स्लोप, और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कि लो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन के साथ है. सो एक्सपेंशनरी पॉलिसी मूव्स द इकोनॉमी अप अलॉन्ग द शॉर्ट रन फिल्प्स कर्व. तो यहाँ पे आपको जो एरो शो कर रहे हैं ये अपवर्ड की तरफ जा रहे हैं, जो कि ये शो कर रहे हैं कि एक्सपेंशनरी जो पॉलिसी थी दैट मूव्स द इकोनॉमी अप, कि आपने एक्सपेंशन की जो कि पॉलिसी अपनाई वो आपकी इकोनॉमी को ऊपर की तरफ लेके जा रही है. उसके बाद हम देखते हैं कि बट इन द लॉन्ग रन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन राइजेज एंड द शॉर्ट रन फिल्प्स कर्व शिफ्ट टू द राइट. लॉन्ग रन में ये है कि एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट जो होता है कि वो इंक्रीज़ हो रहा होता है. सो इसकी वजह से क्या है कि द शॉर्ट रन फिल्प्स कर्व शिफ्ट टू द राइट. इसकी वजह से शॉर्ट रन जो फिल्प्स कर्व है दैट इज़ शिफ्ट टू द राइट. और आप देख रहे हैं कि शॉर्ट रन फिल्प्स कर्व विद हाई एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, सो इस पॉइंट पे है दैट इज़ अ C. Okay, the view that unemployment eventually return to its natural rate regardless of the rate of the inflation is called natural rate hypothesis. Like अगर आप देखें the view the unemployment eventually, जो कि unemployment है basically eventually return into the natural rate regardless of the rate of the inflation. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि rate of inflation क्या है, is called the natural rate hypothesis. So historical observations support the natural rate hypothesis. Like historical observation जो हैं जितनी भी वो natural rate hypothesis को ही, hypothesis basically हमारी theories होती हैं
जिनके बारे में हमारी अजम्पशंस होती हैं कि ये लाइक इस तरह से होगा, अगर ये काम इस तरह से हुआ तो डिफरेंट हमने अजम्पशंस रखी होती हैं, उसकी बेस पे जो है वो हाइपोथेसिस जो है वो द कॉन्सेप्ट ऑफ अ स्टेबल फिफ्थ कर्व ब्रोक डाउन इन द अर्ली 70s। लाइक जो स्टेबल फिफ्थ कर्व के बारे में कॉन्सेप्ट था वो अर्ली 70s में जो है वो ब्रोक डाउन हो गया। लाइक उसकी जो बेसिक थी, बुनियादें जो थी वो ख़त्म हो गई। ड्यूरिंग द 70s एंड 80s द इकानमी एक्सपीरियंस्ड हाई इन्फ्लेशन एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट साइमल्टेनियसली। लाइक फिफ्थ कर्व में हमने पीछे जितना भी पढ़ा उसमें हमने ये एक बात पढ़ी कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और इन्फ्लेशन रेट है इनकी आपस में ट्रेडिंग ऑफ है। अगर एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी डिक्रीज़ हो रही है, और अगर एक डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी इंक्रीज़ हो रही है। बट ड्यूरिंग 70s एंड 80s जो इकानमी है उसमें हाई इन्फ्लेशन एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट साइमल्टेनियसली एक्सपीरियंस किया गया। लाइक इन्फ्लेशन रेट भी ज़्यादा था और अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा थी। सो जो फिफ्थ कर्व का एक स्टेबल कॉन्सेप्ट था वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया, उसने उस कॉन्सेप्ट को गलत साबित किया। सो द फिफ्थ कर्व इन द 1960s आप देख सकते हैं इन्फ्लेशन रेट है और अनएम्प्लॉयमेंट है। अब आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन लाइक 1965 64 आप देख रहे हैं, 65 साथ साथ जो है इन टाइम में 63 है, 62 है, 61 है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी बढ़ रही है और आपके सामने इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। सो यहाँ पे देखें 1973 तक 1961, 62, 1963, इसके बाद अब आप देखते हैं कि 1960, अब 1970, 73, 72, 71 इस टाइम पीरियड में आपको 1970s का जो टाइम पीरियड है इसमें आप ये वाज़ह से देख सकते हैं कि आपके पास इन्फ्लेशन रेट भी इंक्रीज़ हो रहा है एंड अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ हो रही है। So historical event have shown the short-term fixed curve can shift due to the changes in expectations. So historical event से हमें ये पता चलता है कि जो शॉर्ट टर्म फिफ्थ कर्व है वो शिफ्ट कर सकता है ड्यू टू चेंजेस इन द एक्सपेक्टेशन। कि एक्सपेक्टेशन चेंज होती हैं तो शॉर्ट टर्म फिफ्थ कर्व जो है वो चेंज होता है। Shift in the Phillips curve, the role of the supply shocks. The short-term Phillips curve also shift because of shocks to aggregate supply. Like अगर aggregate supply को shock लगे, like वो increase हो, काफ़ी ज़्यादा उसमें increase आए या काफ़ी ज़्यादा decrease आए, so major adverse changes in aggregate supply can worsen the short-run trade-off between unemployment and inflation. Like अगर adverse changes आ रहे हैं aggregate supply में, so that can worsen the short-run trade-off between unemployment and inflation. So an adverse supply shock gives policymaker a less favorable trade-off between inflation and unemployment. Like अगर supply shock जो है वो adverse होंगे तो definitely जो है वो policy maker को क्या है कि less favorable trade-off होगी between inflation and unemployment. So supply shock is an event that directly alters the firm cost and as a result the price they charge. So this shifts the economy's aggregate supply curve and as a result the Phillips curve. Like supply shock जो है basically वो एक ऐसा event है that directly alters the firm cost, जो कि directly जो है वो firm cost change कर देता है and as a result the price they can charge. So उसकी वजह से क्या होता है कि prices जो है वो different like वो भी चेंज हो जाती हैं कॉस्ट चेंज होने की वजह से। लेट्स सपोज आप कह सकते हैं कोई नेचुरल डिज़ास्टर होता है और किसी इंडस्ट्री की जो है वो बेसिक इनपुट या उसका रॉ मटेरियल जो है वो बहुत शॉर्ट हो जाता है, उस नेचुरल डिज़ास्टर में वो तबाह हो जाता है, तो इससे क्या होगा कि कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। लाइक इनपुट जो है वो लेस अवेलेबल होंगी तो डेफिनेटली उनकी कॉस्ट जो है वो अचानक से बहुत ज़्यादा हो जाएगी और उसकी वजह से प्राइजेस जो हैं वो भी डेफिनेटली ज़्यादा होंगी। सो इससे क्या होगा, दिस शिफ्ट द इकोनॉमीज एग्रीगेट सप्लाई, और इसकी वजह से एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो चेंज हो जाएगा एंड एज अ रिजल्ट द फिल्प्स कर्व, और फिल्प्स कर्व में भी जाएगा। डायग्राम में आप देख सकते हैं द मॉडल ऑफ द एग्रीगेट सप्लाई एंड द एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई कर्व। स्टार्ट में हमारे पास ये एग्रीगेट डिमांड है और दिस इज एग्रीगेट सप्लाई। सो दिस इज द इनिशियल प्राइस P1, ओके, एंड एडवर्स शिफ्ट इन एग्रीगेट सप्लाई। हम ये देखते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व में एक एडवर्स शिफ्ट आया और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो अपवर्ड शिफ्ट हो गया।
उससे क्या है कि हमारी आउटपुट जो है डेफिनेटली लो होगी क्योंकि सप्लाई प्रॉपर नहीं है, और एंड राइजेज द प्राइजेस, और उससे क्या है प्राइस भी इंक्रीज हो गई। अब हम फिल्स कर्व में देखेंगे, दिस इज़ द फर्स्ट PC1। हमारे पास फिल्स कर्व जो है वो 1 है, और इट गिव्स द पॉलिसी मेकर अ लेस फेवरेबल ट्रेड ऑफ बिटवीन द अनएम्प्लॉयमेंट एंड द इन्फ्लेशन, और इसकी वजह से फिल्स कर्व जो है वो हमारा राइट वर्ड पे शिफ्ट हो गया है। Okay, it shifts in the Phelps curve the role of the supply shocks. In the 1970s, a policymaker faced two choices when OPEC, like Organization of the Petroleum Exporting Countries, cut output and raised worldwide prices of the petroleum. लाइक जो OPEX है ने अपनी जो आउटपुट है उसको कम किया, और जो पेट्रोलियम की जो प्राइजेज़ हैं उसको राइज करने की कोशिश की, फाइट द अनएम्प्लॉयमेंट बैटल बाय एक्सपैंडिंग एग्रीगेट डिमांड एंड एक्सेलरेट इन्फ्लेशन। लाइक अनएम्प्लॉयमेंट की जो जंग थी उसमें एग्रीगेट डिमांड तो एक्सपैंड हो गई, लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ कि जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी एक्सेलरेट हो गई। सो फाइट इन्फ्लेशन बाय द कॉन्ट्रैक्टिंग एग्रीगेट डिमांड एंड इंड्योर इवन हाई अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे हम ग्राफ में देखते हैं द सप्लाई शॉक्स ऑफ द 1970s। इन्फ्लेशन रेट पर पर्सन जो है पर्सन पर ईयर्स वाई एक्सिस पे है हमारे पास, और अनएम्प्लॉयमेंट जो है रेट जो परसेंट है हमारे पास एक्स एक्सिस पे है। 1972 से 1973 में हमने देखा कि हमारे पास जो है वो इन्फ्लेशन रेट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, बट अनएम्प्लॉयमेंट स्लाइटली जो है वो लो हो रही है। जब 1973 से 74 तक देखें तो इसमें हमारे पास इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज़ हो रहा है, बट उसके साथ साथ हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ हो रही है ग्रेजुअली। डेफिनेटली जो इसमें चेंज आ रहा है वो एट अ लो रेट आ रहा है, लेकिन चेंज आ रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि 1980s 81 एट्सेट्रा अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास इन्फ्लेशन भी इंक्रीज़ हो रही है, बट उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एट अ हाई रेट जो है वो हमारे पास इंक्रीज़ हो रही है। देन डाउन हुई एट्सेट्रा, फिर उसके बाद चेंज आया, लेकिन ये 1970 75 76 77 89 ये इसी तरह ही एक सर्कल की तरह चल रही है। कभी इन्फ्लेशन रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है ज़्यादा, और कभी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन जो इंक्रीज़ आ रहा है वो दोनों में आ रहा है, लेकिन दोनों की जो इंक्रीज़ की जो परसेंटेज है, जो उनकी इंटेंसिटी है, वो दोनों है। सो द कॉस्ट ऑफ द रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन, द रिड्यूस इन्फ्लेशन द फेड हैज़ टू परस्यू कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। लाइक यहाँ पे जो वो कॉन्ट्रैक्शन है वो मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ की जा रही है, जो कि फेडरल गवर्नमेंट जो है या स्टेट बैंक जो है वो स्टार्ट करे। व्हेन द फेड स्लोज द रेट ऑफ द मनी ग्रोथ इट कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीगेट डिमांड, so this reduce the quantity of goods and services that firm produce, this leads to a raise in the unemployment। सो अगर कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होगी तो डेफिनेटली जो है ये अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रही है, और गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं फर्म की लाइक इससे क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है फर्म की प्रोड्यूस की दैट इज गोइंग टू बी। सो डायग्राम में देखते हैं हमारे पास शॉर्ट रन फ्लिप्स का विद हाई एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है, एंड शॉर्ट रन फ्लिप्स का विद लो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है, एंड लॉन्ग रन फ्लिप्स का है। सो शॉर्ट रन फ्लिप्स कर्व हम देखते हैं विद हाई एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। सो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी मूव्स द इकोनॉमी डाउन अलोंग द शॉर्ट रन फ्लिप्स कर्व। लाइक जब गवर्नमेंट जो है या फेडरल जो है वो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी जो है वो अपनाएगा तो डेफिनेटली जो इकोनॉमी है दैट विल गोइंग टू बी अ डाउनवर्ड। सो इससे क्या है कि हम ये देख रहे हैं कि आप ये देख सकते हैं कि ये एरो का निशान जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है डेफिनेटली। उसके बाद देखते हैं शॉर्ट रन फ्लिप्स कर्व में क्या चेंजेस आ रहे हैं। सो उसके बाद ये पैरेलल आ गया, बट इन द लॉन्ग रन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन फॉल्स एंड द शॉर्ट रन फ्लिप्स कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट वर्ड। लेकिन लॉन्ग रन में क्या सीन था कि हमें जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन थी वो कम हो रही है, और उससे क्या है कि शॉर्ट रन जो फ्लिप्स कर्व है दैट शिफ्ट टू द लेफ्ट। सो लेफ्ट वर्ड पे यहाँ पे शिफ्ट कर गया, और नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सेम रहा, क्योंकि लॉन्ग रन में हमारे पास नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कांस्टेंट होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं। The cost of the reducing inflation, to reduce inflation an economy must endure a period of the high unemployment and low output। So inflation reduce करने के लिए हमारे पास इकानमी में फिर वो पीरियड स्टार्ट हो जाता है जिसमें हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट हाई होती है और आउटपुट लो होती है। When the Fed combats inflation, the economy moves down the short run Phillips curve। The economy experienced lower inflation but at the cost of the higher employment। लाइक इकानमी में इन्फ्लेशन जो है वो उसी टाइम पे लो होती है एट द कॉस्ट ऑफ द हायर अनएम्प्लॉयमेंट। रैशनल एक्सपेक्टेशन एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉस्टलेस disinflation। The theory of the rational expectation suggests
that people optimally use all the information they have, including information about government policies, when forecasting the future. So expected inflation explain why there is a trade-off between inflation and unemployment, and in the short run but not in the long run. So expected inflation जो है most of the time explain करती है why there is a trade-off, like जो inflation और unemployment है इनके बीच में trade-off क्यों है in a short run but not in the long run. Definitely short run में trade-off है, long run में जो natural rate of unemployment है वो constant रहती है, only inflation rate में changes आते हैं. So how quickly the short run trade-off disappears depend on how quickly expectations adjust. Like कितनी जल्दी जो short run trade-off है वो disappear होता है, ये depend करता है कि like आपको कितनी expectation है, like how quickly expectations adjust. So the theory of the rational expectation suggested that the sacrifice ratio could be much smaller than estimated. So जो theory of rational है वो expect कर रही है, suggest कर रही है that the sacrifice ratio जो है ये like हो सकती है much smaller than estimated. हमारे estimate से कहीं ज़्यादा definitely ये कम हो ratio. So when Paul Volcker was Fed chairman in the 1917, inflation was widely viewed as one of the nation's foremost problem. Like 1970s में पॉल वॉल्कर वाज लाइक फेड चेयरमैन था, लाइक स्टेट बैंक का यूएसए में. तो उस टाइम पे जो इन्फ्लेशन रेट था वाइडली जो कि नेशंस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था. सो वॉल्कर सक्सीड इन रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन फ्रॉम 10% to 4%. सो वॉल्कर जो है उसे कामयाबी हासिल हुई. अराउंड 10 से डिक्रीज़ हो गई इन्फ्लेशन रेट जो है वो 4% पे आ गया, बट एट द कॉस्ट ऑफ द हाई एम्प्लॉयमेंट अबाउट 10% इन 1983. सो यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट की बजाय जो एम्प्लॉयमेंट रेट था वो इंक्रीज़ हुआ अबाउट 10% इन 1980s. यहाँ पे आप देख सकते हैं 1979 से स्टार्ट हुआ. सो 1980 1981 यहाँ पे आप देख रहे हैं डेफिनेटली कम हो रहा है, इन्फ्लेशन रेट भी कम हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो रही है बट एट अ लो रेट. अब इस पॉइंट पे आप आके देख सकते हैं कि 1982 से 83 पे ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया. लाइक इन्फ्लेशन तो कम हो रही है बट अनएम्प्लॉयमेंट में कोई चेंज नहीं है. फिर देन आप देख सकते हैं 1983 में अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी कम होगी 84 तक. अब आप देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन रेट भी कम हो रहा है और साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो रही है टिल 1986. फिर उसके बाद जो है डेफिनेटली अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है बट इन्फ्लेशन रेट में कुछ इंक्रीज़ आया है. सो एलन ग्रीन्सपैन terms as Fed's chairman began with the favorable supply shocks. In 1986, OPEC member abandoned the agreement to restrict supply. So this leads to a falling inflation and falling unemployment. Like OPEC members जो थे उन्होंने डिसाइड किया दैट एग्रीमेंट टू रिस्ट्रिक्ट सप्लाई, का सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए. अगर सप्लाई रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो डेफिनेटली उनकी जो प्राइजेज हैं वो इम्प्रूव होंगे. सो दिस लीड्स टू अ फॉलिंग इन्फ्लेशन एंड फॉलिंग अनएम्प्लॉयमेंट. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1987 से स्टार्ट हो रहा है. अराउंड 1987 88 89 अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज़ हो रहा है. देन अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, इन्फ्लेशन रेट कांस्टेंट है. फिर उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो रही है, इन्फ्लेशन जो है वो कम हो रही है. सो डिफरेंट आपको यहाँ पे फेजेस जो है वो इकानमी के दिखाई देंगे. सो दैट इज़ अ ग्रीन्सपैन एरा. अब बेसिकली द ग्रीन्सपैन एरा है क्या? फ्लक्चुएशंस इन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन रिसेंट ईयर्स हैव बीन relatively small due to the Fed's actions. So जो फ्लक्चुएशंस हैं इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में लाइक रिसेंट ईयर्स में वो relatively small हैं ड्यू टू द Fed's actions. लाइक फेडरल गवर्नमेंट के या स्टेट बैंक के जो भी एक्शंस हैं उसके अकॉर्डिंगली जो फ्लक्चुएशंस आ रही हैं उनके एक्शंस की वजह से वो relatively small. ओके, ऑलमोस्ट लेक्चर जो है वो हमारा वाइंड अप हुआ. अभी हम देखते हैं समरी में मेन पॉइंट जो कि आज के लेक्चर के थे. द फिल्स कर्व डिस्क्राइब अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट. लाइक फिल्स कर्व जो है वो डिस्क्राइब करता है नेगेटिव रिलेशनशिप किसके बीच में, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के. लेकिन इनके बीच में ट्रेड ऑफ हो होता है. अगर एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही होती है तो दूसरी चीज़ डिक्रीज़ हो रही होती है. बाय एक्सपैंडिंग एग्रीगेट डिमांड, पॉलिसी मेकर कैन चूज़ अ पॉइंट on the Phelps curve with higher inflation and lower unemployment.
लाइक एग्रीगेट डिमांड जो है वो एक्सपैंड करने के साथ साथ पॉलिसी मेकर क्या करते हैं, चूज़ करते हैं पॉइंट ऑन द फेल्प्स कर्व विद हायर इन्फ्लेशन एंड लोअर अनएम्प्लॉयमेंट. So by contracting aggregate demand, policymaker can choose a point on the Phelps curve with lower inflation and higher unemployment. So the trade-off between inflation and the unemployment described by the Phelps curve hold only in the short run. लाइक इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट जो है शॉर्ट रन में ही फेल्प्स कर्व के थ्रू डिस्क्राइब हो सकती है. अदरवाइज लॉन्ग रन में जो है फेल्प्स कर्व स्टीप होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, वर्टिकल होता है और उसमें जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो कांस्टेंट होता है. सो द लॉन्ग रन फेल्प्स कर्व इज वर्टिकल एट द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. So the short run Phillips curve also shift because of the shock of to aggregate supply, and adverse supply shock gives policymaker a less favorable trade-off between the inflation and the unemployment. Short run Phillips curve जो है वो shift करता है because the shock of the aggregate supply and और सप्लाई शॉक की वजह से जो पॉलिसी मेकर हैं उन्हें लेस फेवरेबल ट्रेड ऑफ जो है चांस मिलता है बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट. So when the Fed contracts growth in the economy supply to reduce inflation, it moves the economy along the short run Phillips curve. So this result is temporarily high unemployment. Like short time के लिए जो unemployment है वो increase हो जाती है. So the cost of disinflation depends on how quickly expectation of inflation falls. So disinflation जो है basically उसकी cost किस पर depend कर रही होती है कि कितनी जल्दी expectations जो हैं inflation के कम होने की हैं. Like how quickly expectations